तो बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम यहाँ पर नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। ठीक है, ये हमारा नया चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई। ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री के पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा आप अभी 12th में पढ़ेंगे। पूरा जो एक बुक है हमारी 12th में जो सेकेंड बुक होती है उसमें पूरा हमारा कार्बनिक रसायन ही है वो बुक हमारी। ठीक है, तो 11th में तो आप लोगों को काम आएगी आएगा ही आएगा ये चैप्टर, साथ ही साथ 12th में बहुत ज़्यादा काम आपका ये चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को जब आप लोग पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को 12th में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे इस चैप्टर में, और अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर पहला टॉपिक है वो है कार्बनिक रसायन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन क्या है? देखो, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे रसायन विज्ञान में एक तत्व है कार्बन। ठीक है, तो इस कार्बन के यौगिकों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है भाई। कार्बन तथा इसके बनने वाले जो यौगिक हैं उन यौगिकों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन के केवल दो प्रकार के हमारे यहाँ पर यौगिक होते हैं। एक तो कार्बन के कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट, और इसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड। इनको अगर हम छोड़ दें तो अन्य जो हमारे कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होता है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जबकि जो कार्बोनेट हमारे होते हैं, जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट है भाई। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें कार्बन उपस्थित है भाई। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये जो हमारे यौगिक हैं ये भी हमारे कार्बन के यौगिक हैं, परंतु इन यौगिकों का जो कार्बोनेट हैं और इसके अलावा जो ऑक्साइड हैं कार्बन के, इनका अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन में ही करते हैं भाई। ठीक है, इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में नहीं किया जाता है। तो ये दो प्रकार के यौगिक हमारे, इनको छोड़कर अन्य जितने भी कार्बन के यौगिक होते हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो जनरली हम कह देते हैं कि कार्बनिक रसायन हमारी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब जो कार्बनिक रसायन है, इस कार्बनिक रसायन का जो मुख्य हमारा यहाँ पर पदार्थ होता है वो होता है कार्बन भाई। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, अगर हम कार्बन की बात करें तो देखो, कार्बन में अगर हम टोटल कार्बन में कार्बन के परमाणु क्रमांक अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि दूसरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ठीक है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक रूल पढ़ा है इससे पहले, हमने 4th चैप्टर जो हमारा यहाँ पर था, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर देखे थे भाई, विभिन्न प्रकार के अणुओं का स्ट्रक्चर जहाँ पर हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी तत्व हमारे अर्थ में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तब तक नहीं कर पाता है जब तक कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ठीक है, तो कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन की बाह्यतम कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, और ये अर्थ में तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब इसका क्या होगा? बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो ये क्या करता है? अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य तत्वों से क्रिया करता है भाई, और विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऐसे जो यौगिक होंगे जिनका निर्माण कार्बन करेगा, उन यौगिकों को हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक हम उनको कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम अर्थ में देखें तो कार्बन हमारा एक ऐसा तत्व है जिसके यौगिकों की संख्या लगभग 50 लाख तक है। अन्य भी तत्व अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ में अन्य तत्व भी होते हैं, लेकिन उन तत्वों के यौगिकों की संख्या बहुत कम है भाई। ठीक है, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में देखो 118 तत्व हैं। ठीक है, अब इन 18 तत्वों में सबसे जो मेन तत्व है हमारा वो कार्बन है भाई। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन 118 तत्वों में से अन्य तत्वों को, कार्बन को हटा दें और अन्य तत्वों के यौगिकों की अगर हम बात करें तो उनके जो यौगिक हैं उनकी संख्या बहुत कम है भाई। ठीक है, जबकि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 50 लाख इसके ज्ञात यौगिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की एक विशेषता या कार्बन में यह विशेषता है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या है? बहुत अधिक है भाई, जबकि अन्य तत्वों में ऐसी ये विशेषता नहीं पाई जाती है।
ठीक है। तो अब जो कार्बन है, कार्बन के इतने सारे यौगिक क्यों बनते हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जानना है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है, ऐसा क्यों है? ठीक है, जबकि अन्य तत्वों के में ये कंडीशन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका पहला रीजन है कार्बन में श्रृंखला निर्माण का गुण। श्रृंखला निर्माण का गुण। ठीक है, तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में एक प्रवृत्ति होती है श्रृंखला निर्माण की। कार्बन क्या करता है? कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर श्रृंखलाओं का निर्माण करता है भाई। श्रृंखलाओं का निर्माण का मतलब है कि कार्बन क्या करता है? अन्य कार्बनों के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है और श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। अब ये जो श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखलाएं हमारी सीधी भी हो सकती हैं, जहाँ पर कि कार्बन क्या करेगा? दूसरे कार्बन के साथ सीधी श्रृंखला में जुड़ेगा। ठीक है, दूसरी हमारे यहाँ पर जो श्रृंखलाएं इसकी बनती हैं वो बंद श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं। बंद श्रृंखलाओं में कार्बन इस प्रकार से जुड़ेगा भाई, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बंद फॉर्म में जुड़ जाएगा या बंद होकर जुड़ जाएगा भाई। चारों तरफ से हमारा जो कार्बन है एक दूसरे से सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ गया है। तो ये जो श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखलाएं हमारी क्या कहलाएंगी? बंद श्रृंखलाएं कहलाएंगी। और ये श्रृंखला हमारी क्या है? खुली श्रृंखला है। तो खुली श्रृंखला में हमारी जो श्रृंखला होती है वो सीधी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्बन है वो शाखित श्रृंखलाओं का निर्माण भी कर सकता है भाई। शाखित श्रृंखलाओं का मतलब है शाखाओं में भी हमारे यहाँ पर कार्बन हो सकते हैं। देखो यहाँ पर तो कार्बन की सीधी श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पर कार्बन ने क्या किया है? शाखित श्रृंखला का निर्माण किया है। तो ये विशेष प्रकृति कार्बन में पाई जाती है कि कार्बन क्या करता है? अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। और ये श्रृंखलाएं हमारी सीधी हो सकती हैं, ये श्रृंखलाएं हमारी बंद हो सकती हैं, और ये श्रृंखलाएं हमारी शाखित हो सकती हैं। शाखित, तो ये एक विशेष गुण है जो कि कार्बन में पाया जाता है भाई, श्रृंखला निर्माण का गुण। ठीक है, जबकि अन्य तत्वों की अगर हम बात करें तो अन्य तत्वों में ये गुण बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अगर हम अन्य तत्वों की बात करें, इसमें सिलिकॉन है भाई। सिलिकॉन हमारा एक ऐसा तत्व है जिसमें कि 6 से 8 सिलिकॉन परमाणु आपस में इसी प्रकार से श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य तत्वों में ये गुण बहुत कम पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन में भी ये गुण पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में भी एक सीमित संख्या में कार्बन जुड़ सकते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर क्या बना सकते हैं? यहाँ पर श्रृंखला निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कार्बन में ये गुण बहुत अधिक पाया जाता है, और कार्बन जो होता है अन्य कार्बन के साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और ये श्रृंखलाएं सीधी भी हो सकती हैं, ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं, और ये श्रृंखलाएं बंद भी हो सकती हैं। तो अब देखो, श्रृंखला निर्माण के कारण के गुण के कारण ही बहुत सारे इसके यौगिक बन जाएंगे। कुछ यौगिक ऐसे होंगे कार्बन के जिसमें कि एक कार्बन होगा भाई। कुछ यौगिक ऐसे होंगे जिसमें कि 2 कार्बन आपस में जुड़े होंगे। कुछ यौगिक ऐसे होंगे जिनमें 3 जुड़े होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें 4 जुड़े होंगे। कुछ में 5 जुड़े होंगे। और सीधे श्रृंखलाओं में भी जुड़े होंगे, बंद में भी जुड़े हो सकते हैं, और शाखित में भी यहाँ पर जुड़े हो सकते हैं। तो श्रृंखला निर्माण के गुण के कारण जो कार्बन के जो यौगिक है उनकी संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो पहला गुण है हमारा कि कार्बन में क्या कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखला निर्माण का गुण पाया जाता है। दूसरा यहाँ पर गुण है संयोजकता। संयोजकता, ठीक है, तो इससे पहले भी अगर हम देख चुके हैं कि जो कार्बन है, कार्बन में टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है? 6 होती है भाई। जब हम इसका विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरी कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, और इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो हमारे कोई भी जो तत्व है वो तत्व अपना अष्टक कैसे पूरा करता है? ठीक है, इससे पहले भी आप लोग ये कर चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर हम संरचनाएं बना रहे थे यौगिकों की, तो वहाँ पर हमने सीखा था कि किस प्रकार से हमारे जो परमाणु हैं वो अपने अष्टक को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें तो देखो, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। तो अब ये क्या कर सकता है? देखो, जबकि पहली जो इसकी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या करेगा? देखो कार्बन क्या करता है, अपना अष्टक को कैसे पूरा कर सकेगा? इसके अष्टक को पूरा करने के लिए एक कंडीशन तो हमारी ये होगी कि ये क्या कर ले, ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले भाई। जो कार्बन है वो बाहर से क्या कर ले? 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर लेगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा।
तो इस कंडीशन में ये क्या बनाएगा, इस कंडीशन में जो बंध ये बनाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा तो कैसा बंध बनाएगा, आयनिक बंध ये बनाएगा। और इस पर क्या आ जाएगा, C4 नेगेटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर होता क्या है, देखो जो कार्बन है, इस कार्बन के अगर हम इसके नाभिक को देखें तो नाभिक में इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। कार्बन के नाभिक में चूंकि प्रोटॉन हमारे नाभिक में रहते हैं, तो नाभिक में चूंकि जितने इलेक्ट्रॉन तत्वों में होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो प्रोटॉन नाभिक में कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो अब इसका जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉनों के पास इतनी शक्ति नहीं होती है, इतनी ताकत इसके प्रोटॉनों के पास नहीं होती है कि ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सके। ठीक है, इतनी इतनी ताकत इसके, या इतनी इतनी इतना आकर्षण बल इसके नाभिक में नहीं होता है भाई, कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा में ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर पाता है, अतः ये आयनिक बंध का निर्माण नहीं करता है। आयनिक बंध के बारे में हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी तत्व जब एक तत्व या जब यौगिकों में एक तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उस समय हमारे कैसे बंध बनते हैं, आयनिक बंध बनते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन में आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि इसका जो नाभिक होता है वो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर पाता है भाई, इसमें इतना आकर्षण बल नहीं है कि ये बाहर के 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सके। तो इसलिए ये आयनिक बंध का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है, तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, ये करता है इलेक्ट्रॉनों का साझा, और इस ये करता है सहसंयोजी बंध का निर्माण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का साझा ये कैसे करता है, देखो कार्बन है, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, जैसे हमारा यहाँ पर इसका एक यौगिक बनता है, CH4 बनता है भाई। अब CH4 कैसे बना, CH4 का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो CH4 के निर्माण में हमारा कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। जबकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो देखो हाइड्रोजन के लिए हमारा होता है कि हाइड्रोजन ने द्विक पूरा करना होता है, जबकि कार्बन ने क्या करना है, अपना अष्टक पूरा करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब CH4 बनेगा तो कार्बन हमारा यहाँ पर बीच में आएगा और कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमारे ऐसे जुड़ेंगे भाई, ये। अब बाह्यतम कक्षा में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमने इसके ये बनाए। ठीक है, अब जो प्रत्येक हाइड्रोजन है, चूंकि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन से जुड़े हैं, तो प्रत्येक हाइड्रोजन पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों से कार्बन के साथ क्या करेगा, यहाँ पर साझा करेगा। तो हम ये भी जानते हैं कि साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों परमाणुओं में मिक्स होते हैं भाई। तो ये, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब कार्बन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, देखो कार्बन के यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बाह्यतम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन ये आए, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन का यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है भाई, बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के लिए द्विक की कंडीशन है, ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं पहले। तो हाइड्रोजन क्या कर लेता है, अपना द्विक पूरा कर लेता है, जबकि कार्बन क्या कर लेता है, अपना अष्टक को पूरा कर देता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर बंध का निर्माण होता है। और किस प्रकार के बंध का निर्माण करता है, ये सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, सहसंयोजी बंध का ये निर्माण करता है। तो कार्बन के लिए यहाँ पर एक कंडीशन पाई जाती है कि हमेशा किस टाइप के बंध का निर्माण करता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो कार्बन है, इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो देखो संयोग करने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो अब जो कार्बन है वो अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए देखो 4 एकल संयोजी बंध बना सकता है, चारों तरफ से ये क्या कर सकता है, एकल संयोजी बंध का निर्माण कर सकता है। जैसे हमारा यहाँ पर किया है भाई, CH4 बना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच चारों बंध कैसे बन रहे हैं, एकल संयोजी बन रहे हैं। ठीक है, तो चारों बंध हमारे क्या हो सकते हैं, एकल संयोजी बंध हो सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो हमारे द्विसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है और 2 एकल संयोजी बंध का निर्माण कर सकता है। ठीक है, या ये क्या कर सकता है, 2 द्विसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है, या कार्बन क्या कर सकता है, एक द्विसंयोजी और एक एकल संयोजी बंध का निर्माण कर सकता है। तो जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यह हमने जाना। और कार्बन क्या करता है,
संयोजी बंध का निर्माण करता है। और संयोजी बंध में भी ये क्या किस किस टाइप के बंध का निर्माण करेगा? एकल संयोजी बंध का निर्माण करेगा। अब जब एकल संयोजी बंध बनते हैं तो क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे कार्बन के आते हैं उसमें, ठीक है, और जो अगले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे अन्य तत्वों के आते हैं। जैसे यहाँ पर CH4 बना है भाई, तो CH4 का निर्माण कैसे हुआ है कि इसमें बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे कार्बन के मिले और एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे अन्य तत्वों के मिले। तो जो कार्बन जो अपनी संयोजकता है वो 4 एकल संयोजी बंध के निर्माण द्वारा पूरी करेगा। या यहाँ पर कार्बन एक द्विसंयोजी बंध भी बना सकता है और 2 एकल संयोजी बंध भी बना सकता है। इस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो बीच में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के आएंगे, 1 2 3 4, और अन्य जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके आएंगे? दूसरे तत्व के आएंगे भाई। इसमें भी अगर हम देखें यहाँ पर एक दो तो एकल संयोजी बंध बने हैं जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, और एक यहाँ पर क्या बना है? द्विसंयोजी बंध का निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम एक संरचना इसकी देखें, जैसे C2H4 बनता है भाई। C2H4 की अगर हम संरचना देखें तो यहाँ पर इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है भाई। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कार्बन के यहाँ पर देखो, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो ये हैं, ये अपनी संयोजकता इन 4, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ये हैं भाई। तो देखो इस कंडीशन में भी कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कार्बन क्या कर सकता है? 4 एकल संयोजी बंध बना सकता है, या ऐसा कर सकता है कि एक द्विसंयोजी बंध ये बना ले जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, ठीक है, और 2 एकल संयोजी बंध बना ले, ठीक है। या ये ऐसा भी कर सकता है कि 2 द्विसंयोजी बंधों का निर्माण कर सकता है ये, जिसमें कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हमारे ये आएंगे और अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन हमारे ये आएंगे। तो इसमें भी कार्बन का क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है, ठीक है। और इसके अलावा कार्बन क्या करता है? अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए एक त्रिसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ये होंगे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है, जबकि अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन हमारे ये आएंगे भाई, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है? अष्टक पूरा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो त्रिसंयोजी बंध बना, क्योंकि इस ओर से अगर हम देखें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है भाई, ठीक है। तो जो कार्बन है, ये कार्बन हमारे इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, और अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए ये 4 एकल संयोजी बंध बना सकता है, एक द्विसंयोजी और 2 एकल संयोजी बंध का निर्माण कर सकता है, 2 द्विसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है, या एक त्रिसंयोजी और एक एकल संयोजी बंध का निर्माण कर सकता है। तो कार्बन के जितने भी हमारे यौगिक यहाँ पर आप लोग आगे को पढ़ोगे तो उसमें कंडीशन ये देखोगे कि कार्बन पर 4 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और इसके अलावा एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, इसकी 4 संयोजकता होने के कारण ये बहुत प्रकार के बंधों का निर्माण कर रहा है भाई। तो अगर इतने प्रकार के हमारे बंध बनेंगे तो इतने ही प्रकार के हमारे या विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ पर यौगिकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के बंधों के बनने के कारण यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कार्बन के साथ जो संयोजी हमारे परमाणु होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर CH4 बना, तो यहाँ पर चारों जो कार्बन से जुड़े हुए जो चारों हमारे परमाणु हैं वो हमारे क्या हैं? एक जैसे हैं। और ऐसे भी यौगिक भी हो सकते हैं जहाँ पर चारों परमाणु क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये है इसकी संयोजकता। तो संयोजकता 4 होने के कारण ये क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है, और सहसंयोजी बंध में भी कार्बन एकल संयोजी बंध का निर्माण भी कर सकता है, द्विसंयोजी बंध का निर्माण भी कर सकता है, और त्रिसंयोजी बंध का निर्माण भी कर सकता है, ठीक है। तो संयोजकता 4 होने के कारण भी इसके यौगिकों की संख्या क्या पाई जाती है? काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो ये 2 विशेष प्रकृति थी कार्बन की, जिसके कारण कार्बन क्या करता है? बहुत अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो देखो अभी तक हम यहाँ पर ये पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर पढ़ा कि कार्बनिक रसायन हम किसे कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है, ठीक है। अब कार्बनिक रसायन में एक चीज़ हमने ये भी ध्यान रखनी है कि कार्बनिक रसायन में हम जो कार्बन के कुछ बने यौगिक हमारे होते हैं, जैसे कार्बन के कार्बोनेट होते हैं और कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, इनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में नहीं करते हैं। इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है,
ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये देखा कि कार्बनिक रसायन को यहाँ पर एक शाखा के रूप में बनाया गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है भाई। ठीक है, लगभग 50 लाख कार्बन के ज्ञात यौगिक हैं। ठीक है, तो इसलिए चूंकि यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है, तो इसलिए इसका अध्ययन एक अलग से शाखा के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी यौगिकों की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी बताया था कि बहुत अधिक यौगिक इसके क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसके जो मेन कारण है, एक तो हमारा है कि श्रृंखला निर्माण का इसमें गुण पाया जाता है। ठीक है, कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बनों के साथ जुड़कर श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत अधिक संख्या में हमारे कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं भाई। कहीं कहीं तो कार्बन की संख्या 100 तक हो सकती है भाई। 100 या 1000 कार्बन भी कहीं कहीं पर आपस में जुड़ जुड़ जाते हैं भाई। ठीक है, तो कार्बन की एक विशेष प्रकृति है जिसमें कि ये क्या कर सकता है? श्रृंखला निर्माण निर्माण कर सकता है। और ये जो कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, ये सीधी भी हो सकती हैं, इसके अलावा ये शाखित भी हो सकती हैं, और इसके अलावा ये बंद भी हो सकती हैं भाई। तो 3 प्रकार की श्रृंखलाओं का निर्माण ये करता है: सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण, शाखित श्रृंखलाओं का निर्माण और बंद श्रृंखलाओं का निर्माण। ठीक है, इतने अधिक यौगिक होने का एक अन्य कारण है कार्बन की संयोजकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कार्बन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन संयोजकता में या संयोजकता में भाग लेते हैं या रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और जो कार्बन है वो मुख्यतः कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध का निर्माण ये करता है। आयनिक बंध यहाँ पर नहीं बनते हैं, क्योंकि कार्बन के नाभिक के पास इतनी पावर नहीं होती है कि ये बाह्यतम कक्षा से किसी अन्य पदार्थ के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकाल ले और अपनी कक्षा में उनको प्रवेश कर ले। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है? जब ये यौगिक बनाता है तो सहसंयोजी बंध का निर्माण ये करता है। ठीक है, अब सहसंयोजी निर्माण के बंधों के निर्माण में भी ये हमारे एकल संयोजी बंध का निर्माण कर सकता है, द्विसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है, या त्रिसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा अपनी संयोजकता ये पूरी करता है जब ये क्या कर ले? 4 एकल संयोजी बंध बना ले। ठीक है, या एक द्विसंयोजी बंध बनाए और 2 एकल संयोजी बंध बनाए, या 2 हमारे द्विसंयोजी बंध बनाए, या एक त्रिसंयोजी और एक एकल संयोजी बंध बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या कर सकता है? अपनी संयोजकता को पूर्ण कर सकता है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब जो अगली हमारी क्लास होगी, इसमें हम कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करेंगे भाई। जो कार्बन के यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। ठीक है, चलो कार्बनिक यौगिकों के नामांकन से पहले कार्बन के एक यौगिकों को हम पढ़ लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन के एक यौगिक हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं भाई। ठीक है, तो नामांकन से पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? हम देखो, कार्बन ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन किन्हें कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन हमारे कार्बन के ऐसे यौगिक हैं जो कि किससे मिलकर बने होंगे, जो कि, या ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कुछ यौगिकों की, हम बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिकों की। एक यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस यौगिक को अगर हम देखें तो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हमको दिखाई दे रहा है। देखो, 2 कार्बन है इसमें, टोटल 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो C6H6, तो इसको भी हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे क्योंकि यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो C2H6 या हाँ C2H6, तो ये भी हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन किन्हें कहेंगे हम? ऐसे यौगिक जो कि किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो
हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा जो अगली क्लास होगी उसमें हम हाइड्रोकार्बनों के कार्बनिक यौगिकों के नामांकन में पहले प्रकार के जो हमारे यौगिक हमको मिले थे वो मिले थे हाइड्रोकार्बन। तो इन हाइड्रोकार्बनों का हम नामांकन करेंगे, हाइड्रोकार्बन का नामांकरण नामांकरण ठीक है, क्योंकि देखो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है भाई। ठीक है, तो इसलिए इन यौगिकों को इनको नाम देना कठिन है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, कार्बनिक यौगिकों के नामांकन की एक पद्धति या कुछ रूल दिए गए हैं कार्बनिक यौगिकों के नामांकन के लिए। ठीक है, तो उन नियमों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उन नियमों की सहायता से हम जो हाइड्रोकार्बन है इनका हम नाम लिखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर ये यौगिक है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इस यौगिक का नाम क्या होगा। ठीक है, तो जो नाम हमने लिखने हैं वो किस आधार पर लिखने हैं, नामांकन पद्धति के आधार पर लिखने हैं। ठीक है, तो नामांकन पद्धति को हम अगले लेक्चर में यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन का नामांकन। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर ख़त्म होती है। अब इसके बाद अगली क्लास में आप लोग नामांकन पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो आज की क्लास को सही से देख लेना और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं भाई। मेरे नंबर पर कमेंट करना, यूट्यूब में मत करना, मेरे नंबर पर कमेंट कर लेना। ठीक है ना, चलो फिर।